हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको राशि और सौरमास के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। यह आपका है पंचांग और हिंदू कैलेंडर। देखिए पंचांग के अंग, ये आपके पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तिथि, नंबर 2 नक्षत्र, नंबर 3 वार, नंबर 4 योग, नंबर 5 करण। इन पांचों के बारे में हम इसके पूर्व वीडियो में डिटेल में बता चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं राशि क्या होती है। आपको बता दें कि पंचांग के द्वारा आप शुभ और अशुभ समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। पंचांग के द्वारा आप ये पता लगाते हैं कि आज इस समय कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा समय शुभ है और कौन सा समय अशुभ है। लेकिन राशि का संबंध डायरेक्ट मानव से होता है। राशि और नक्षत्र, इसका संबंध डायरेक्ट मानव से होता है। इसके द्वारा आप मानव के वर्तमान, भूत और भविष्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए नक्षत्र का संबंध जो है चंद्रदेव से है। आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें कि चंद्रदेव हमारे भ्रमण करते हैं और इसी नक्षत्र के आधार पर हिंदी महीने का नामकरण हुआ, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस तरीके से। और इसी को हम चंद्र मास भी कहते हैं। कुल हमारे 12 हिंदी महीने में, उसी तरीके से 12 चंद्रमास, उसी को हम 12 चंद्रमास कहते हैं। राशि का संबंध सूर्य देव से है। यही जो हमारी राशि है वही आपका सौर मास है। देखिए 12 आपके सौर मास भी हैं। इसका संबंध जो है सूर्य देव से है। अब देखिए राशि होती क्या है। पुराणों के अनुसार आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में किया गया है। हमारे वेद और पुराण के अनुसार आसमान का विभाजन जो है 12 हिस्सों में किया गया है और प्रत्येक भाग में कोई ना कोई तारा समूह आता है। जब 12 हिस्सों में आप आसमान को विभाजित कर देंगे तो प्रत्येक भाग में कोई ना कोई तारा समूह आएगा। ये जो तारा समूह है उसी तारा समूह को ही हम राशि कहते हैं। अब आप देखिए और थोड़ा सा आगे, हमारी पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी और ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थात सूर्य और सारे ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी से देखने पर सूर्य और सारे ग्रह इन 12 तारा समूहों से गुजरते हैं। चक्कर तो हमारी पृथ्वी और ग्रह ही सूर्य का लगाते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर या पृथ्वी के सापेक्ष लगता है कि सूर्य और सारे ग्रह जो है 12 तारा समूहों से गुजरते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन चक्कर जो है हमारे पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। जो अन्य तारा समूहों से अलग है, जो मतलब जो है और भी जो तारा समूह तो कई है जी, लेकिन ये जो 12 तारा समूह है ये सबसे अलग है। इन्हीं तारा समूहों को हम, इन तारा समूहों को ही राशि कहते हैं। जो ये 12 तारा समूह हैं जिससे कि जो कि सूर्य से होकर गुजरते हैं, इन्हीं 12 तारा समूहों को हम राशि कहते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष देखने पर सूर्य जो है इन 12 तारा समूहों से गुजरता है। इसी 12 तारा समूहों को ही हम राशि कहते हैं। यही हमारी 12 राशि है। जैसे देखिए पहला मेष राशि, दूसरा वृषभ राशि, इस तरीके से ये 12 राशि दिया हुआ। लास्ट में अंतिम जो है 12वीं राशि मीन है। इस तरीके से 12 राशि है। इन तारा समूहों को ही राशि कहते हैं। अब देखिए आकाश के वृत्तीय आकार 360 अंश को 12 भागों में बांटते हैं। आप जानते हैं कि आकाश क्या है, एक वृत्त की तरह है। अगर आप एक पॉइंट मान लें तो उस पॉइंट पर जो है 360 अंश का या 360 डिग्री का एंगल बनेगा और वहाँ से उसे हम 12 भागों में बांटेंगे तो आप देखेंगे 360 को 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब एक राशि के लिए 30 डिग्री का स्थान निर्धारित है। एक राशि या एक तारा समूह के लिए जो है 30 डिग्री का स्थान निर्धारित है। इस तरीके से देखिए आकाश के वृत्तीय आकार 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं, जो एक राशि 30 अंश में आती है। तो एक राशि 30 अंश में आती है। इसका मतलब कि एक राशि के लिए 30 डिग्री का स्थान निर्धारित है। इस तरीके से आपने देखा कि राशि क्या होती है, ये राशि है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये आपको पता कैसे लगा? देखिए महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, इन्हीं को आप अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं। बहुत ही महान व्यक्ति हैं दो। देखिए नंबर 1 है निकोलस कापरनिकस और नंबर 2 है गैलीलियो गैलीली। ये दो बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। ये आपको महान खगोल शास्त्री भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। सब कुछ, सभी तमाम विद्या इनके पास हैं।
देखिए निकोलस कोपरनिकस क्या, ये पोलैंड के निवासी हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1473 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 मई 1543 को हुई थी। इन्होंने सन 1530 में बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने कौन, निकोलस कोपरनिकस ने बताया 1530 में बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। नहीं तो लोग जानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके पूर्व लोग यही जानते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके बाद पुनः गैलीलियो गैलीली ने, जो कि इटली के निवासी थे, 15 फरवरी 1564 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 8 जनवरी 1642 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने सन 1633 में बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पुनः जो है गैलीलियो गैलीली ने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन तो भी लोग यही मान के चलते थे कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और गैलीलियो गैलीली के द्वारा जब यह बताया गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसके कारण जो ईसाई धर्मावलंबी हैं, वो मानने वाले, उन्होंने गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया और कहा कि ये, क्योंकि सूर्य को वो देवता के रूप में मानते थे, और उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे देवता का अपमान किया है, इसीलिए इनको क्या किया गया, इनको 1633 में गैलीलियो को, जिसके कारण गैलीलियो को सन 1633 में कारावास की सजा दी गई, कारावास की सजा दी गई। और उसी कारावास में ये गैलीलियो गैलीली जो है मृत्यु हो गई। 1642 में कारावास में रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से ये महान व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। सन 1992 में चर्च ने गलती, ईसाई धर्मावलंबी या जो चर्च जिन्होंने गैलीलियो को सजा दी है, उन्होंने 1992 में 350 वर्ष बाद, 350 वर्ष से ज़्यादा, मतलब 359 वर्ष के बाद वो अपनी गलती को स्वीकार किया। सन 1992 में अपनी गलती को स्वीकार की और कहा कि गैलीलियो का सिद्धांत सही था। और उस समय उन्होंने माना कि गैलीलियो का सिद्धांत सही है और वह माना गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नहीं तो इसके पहले लोग यही मानते थे, साइंटिस्ट वगैरह जो भी है सभी लोग यही मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। इसको हमारे जो साइंटिस्ट या खगोल शास्त्रीय गणितज्ञ हैं निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली ने सिद्ध किया। देखिए निकोलस कोपरनिकस, इनके पिता जो है कापर के व्यापारी थे, इसीलिए इनका नाम निकोलस कोपरनिकस पड़ा है। और गैलीलियो का पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि गैलीलियो का पूरा नाम क्या है, गैलीलियो को किस कारण से सजा मिली हुई थी। इस तरीके से ये दो जो है आपके महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि राशि क्या होती है, ये आपकी राशि होगी। अब आप देखिए राशि या सौरमास, राशि को ही हम सौरमास कहते हैं। इसके नाम और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। देखिए क्रम संख्या दिया है 1 2 3 4 इस तरीके से 12, टोटल आपकी 12 राशियां हैं। नंबर 1 है मेष राशि जिसके स्वामी ग्रह है मंगल। नंबर 2 है वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह है सूर्य। नंबर 3 है मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह है बुध। नंबर 4 है कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह है चंद्रमा या चंद्रदेव। नंबर 5 है सिंह राशि जिसके स्वामी ग्रह है सूर्यदेव। नंबर 6 है कन्या राशि जिसके स्वामी ग्रह है बुध। नंबर 7 तुला राशि है जिसके स्वामी ग्रह है शुक्र। नंबर 8 वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी ग्रह है मंगल। नंबर 9 धनु राशि है जिसके स्वामी ग्रह है बृहस्पति। नंबर 10 मकर राशि है जिसके स्वामी ग्रह है शनि। नंबर 11 कुंभ राशि है जिसके स्वामी ग्रह है शनि। और नंबर 12 मीन राशि है जिसके स्वामी ग्रह है बृहस्पति। इस तरीके से टोटल आपकी 12 राशियां होते हैं। यही आपके 12 सौर मास हैं। जो ये 12 राशियां, इसी को हम सौर मास भी कहते हैं। सौर मास का मतलब कि सूर्य देव का महीना, क्योंकि एक राशि का समय लगभग 1 महीने के आसपास 30 दिन, 32 दिन, 31 दिन, 29 दिन के आसपास होता है। तो उसी तरीके से ये आपका सूर्य देव का महीना है, ये सौर राशि भी इसको हम कहते हैं। तो जो आपकी राशि है वही आपका सौर मास है। और ये राशि के जो है स्वामी ग्रह, स्वामी ग्रह का मतलब होता है
कि जैसे मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है, वृषभ के शुक्र है, इसका मतलब कि जो भी मेष राशि के व्यक्ति हैं उनकी रक्षा जो है मंगल ग्रह करेंगे। जैसे मान लीजिए मीन राशि के जो व्यक्ति हैं उनकी रक्षा जो है बृहस्पति ग्रह करेंगे। उसी तरीके से धनु राशि के व्यक्ति जो है उनके रक्षा बृहस्पति। तो जो ये राशियां हैं उनके स्वामी ग्रह हैं, इसका मतलब सभी स्वामी ग्रह अपने राशि वालों की रक्षा करेंगे। तो होता यह है कि जिस राशि के व्यक्ति या जिस राशि के व्यक्ति हैं वो अपने स्वामी ग्रह की पूजा करते हैं, अपने स्वामी ग्रह को सशक्त रखते हैं कि अगर कोई भी समस्या उनके ऊपर आएगी तो उनके स्वामी ग्रह जो है उनकी रक्षा करेंगे या वो समस्या का समाधान करेंगे। इस तरीके से ये आपके राशि हो गई और ये इसके स्वामी ग्रह हो गए। आप देखिए दो मंगल जो है, स्वामी ग्रह मंगल जो है दो राशियों के हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। शुक्र भी देखिए दो राशियों के हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। बुध भी देखिए दो राशियों हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। चंद्रदेव केवल एक राशि के हैं, सूर्यदेव एक राशि के हैं। उसी तरह बृहस्पति भी जो है दो राशियों के ग्रह हैं, धनु राशि और मीन राशि। इस तरीके से आपकी 12 राशियां हैं और उनके स्वामी ग्रह हैं। यही आपका 12 राशियों का क्रम है। नंबर पहली राशि यह है, दूसरी इस तरीके से ये 12वें नंबर पर मीन राशि है। अब आप देखिए इन 12 राशियों को दो भागों में बांटा गया है, दो अयन। जैसे एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। इस तरीके से दो अयन में बांटा गया। ये अयन कैसे होता है आपको बता दें कि सूर्यदेव जो है 6 महीने जो है दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण। दक्षिणायन और उत्तरायण का मतलब क्या होता है? दक्षिणायन उत्तरायण का मतलब है कि सूर्यदेव 6 महीने उत्तर दिशा में रहते हैं और 6 महीने दक्षिण दिशा में रहते हैं। तो आप भी जानते हैं कि जैसे उत्तर की दिशा है या पूरब की दिशा है उसको हम शुभ मानते हैं। तो अगर 6 महीने सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं उत्तर की दिशा में, वो आपका शुभ समय है और दक्षिण की दिशा को हम अशुभ मानते हैं। इसीलिए जब सूर्यदेव दक्षिणायन है तो वो आपका 6 महीने अशुभ समय है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब सूर्यदेव उत्तरायण होंगे उत्तर की दिशा में तो वो समय आपका शुभ समय होगा। और सूर्यदेव उत्तरायण कब होंगे ये आप देखिए। ज़्यादातर जनरली आपने देखा होगा कि जैसे मकान वगैरह बनवाते समय भी हम क्या करते हैं, अपने दरवाजे का मुख, अपने मकान का मुख इस तरीके से हम उत्तर दिशा या पूरब दिशा में रखते हैं, क्योंकि वो आपका शुभ माना जाता है। और दक्षिण दिशा में अगर उसका मुख है तो अशुभ माना जाता है। उसी तरीके से जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है या कोई भी काम करना है, इस तरीके से जैसे खाना खाना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी इस तरीके से काम करना है, तो आप अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके काम करेंगे या पूजा पाठ करना उत्तर दिशा की ओर मुख करके काम करेंगे या पूरब दिशा की ओर मुख करके काम करेंगे तो वो आपका शुभ होता है। अब अगर आप दक्षिण दिशा की ओर काम करेंगे, मुख करके काम करते हैं, तो वो आपका अशुभ है। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी काम करना है तो आप जनरली पूरब या उत्तर दिशा में ही मुख करके करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं या आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उत्तर दिशा या पूरब दिशा की ओर मुख करके करें तो ज़्यादा शुभ होगा। और दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप मुख करके कोई काम करते हैं तो वो शुभ नहीं है। अच्छा आप देखिए सूर्यदेव उत्तर दिशा में कब प्रवेश करते हैं? देखिए जब सूर्यदेव धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण होता है, धनु से मकर राशि में। कहने का मतलब कि सूर्यदेव मेष राशि से भ्रमण करते हुए मीन तक आते हैं, फिर ऐसे चक्री क्रम में चलता है, एक चक्र के रूप में चलता है। मेष में आएंगे, वृषभ में आएंगे, इस तरीके से मीन में आएंगे, फिर होते हुए मेष वृषभ मीन आएंगे, ऐसे आएंगे। तो देखिए जब धनु से मकर में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में, तो उस समय उत्तर दिशा में उत्तरायण प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से देखिए 6 महीना उत्तरायण रहते हैं, मकर कुंभ मीन और उसके बाद फिर मेष वृषभ मिथुन। इसीलिए 3 राशियों को हमने नीचे दिखा दिया है, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ और मिथुन। ये 6 राशियां जो है उत्तरायण की हैं। यहाँ से देखिए जो ये नीले में ये बॉर्डर लाइन बनी हुई ये उत्तरायण का है, नीले में ये लिखा हुआ है। देखिए सूर्य उत्तरायण कितने महीने? 6 महीने। कब से होता है? 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक। सूर्य उत्तरायण कब होते हैं? सूर्य जो है 15 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक उत्तरायण रहते हैं। क्यों? सूर्य जो है मकर राशि में कब प्रवेश करते हैं? 15 जनवरी, 14 या 15 जनवरी को सूर्य जो है
सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय मकर संक्रांति होती है, वो सबसे अच्छी संक्रांति है। उसी समय से आपका उत्तरायण शुरू होता है। इस तरीके से 15 जनवरी से उत्तरायण शुरू होकर 15 जुलाई तक चलता है। 14 या 15 जनवरी से शुरू होकर 14 या 15 जुलाई तक चलता है। उस समय हिंदी महीना पौष मास चल रहा होगा, उस समय हिंदी का महीना पौष मास चलता है। और उस समय देखिए धीरे धीरे दिन लंबा, जब ये सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस समय दिन आपका लंबा होना, बड़ा होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और रात आपकी छोटी होने लगती है। दिन लंबा का मतलब कि अब ये देखिए धीरे धीरे दिन लंबा होगा, जब जुलाई बीतते बीतते फिर दिन जो है बड़ा होने लगता है। कहने का मतलब कि 15 जनवरी से 15 जुलाई, इसका मतलब 15 जुलाई आते आते दिन जो है बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस तरीके से जब ये दिन धीरे धीरे दिन लंबा होना शुरू होता है और 21 जून जब आता है तो उस समय जो है सबसे बड़ा दिन या सबसे लंबा दिन होता है। और ये उत्तरायण में क्या है, शुभ कार्य उत्तरायण में ही प्रारंभ होता है। इसको हम देवताओं का दिन मानते हैं। उत्तरायण को हम कहते हैं कि उत्तरायण का मतलब कि देवताओं का दिन चल रहा है और इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। जैसे देखिए उत्तरायण में शुभ, उस समय शुभ दिन होता है, शुभ कार्य आप कर सकते हैं, तीर्थ इत्यादि कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, अनुष्ठान इत्यादि। ये सब जितने भी शुभ काम हैं सब जब सूर्य देव हमारे उत्तरायण होते हैं या उत्तर दिशा में होते हैं उस समय हम जितने भी शुभ काम हैं सभी शुभ कामों को कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद 15 जुलाई के बाद सूर्य जो है उत्तरायण हो जाते, दक्षिणायन हो जाते हैं। अब दक्षिणायन हो जाते हैं, देखिए ये आपका उस समय जैसे धनु से मकर में प्रवेश किए तो 6 माह, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, मेष, वृषभ, मिथुन। अब मिथुन से जब कर्क में प्रवेश करेंगे तो सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाएंगे। सूर्य दक्षिणायन 6 माह तक आएंगे। ये आपका समय जो है 15 जुलाई से 15 जनवरी का है। 15 जुलाई से 15 जनवरी का है। उस समय आषाढ़ या श्रावण हिंदी महीना चल रहा होता है, चलता रहता है। दिन अब छोटा होने लगता है धीरे धीरे। अब दिन 15 जुलाई, देखिए आपको बताया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अब धीरे धीरे दिन छोटा होने लगता है और 15 जुलाई, जब ये 15 जुलाई से 15 जनवरी तो दिन आपका छोटा होता जाता है। आप जानते हैं कि 21 दिसंबर, ये 15 जनवरी तक छोटा, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और उस तरीके से फिर धीरे धीरे आएगा 15 जनवरी, मतलब अब धीरे धीरे 21 दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू होता है। तो 15 जुलाई से छोटा होना शुरू होता है। लास्ट में जब 15 जनवरी आता है तो उसके आसपास अब धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो दिन छोटा होने लगता है, रात क्या होती है, लंबी। और दक्षिणायन में शुभ काल निषेध, कोई भी शुभ काम, जब सूर्य दक्षिणायन है तो कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देवताओं की रात्रि रहती है। उस समय देवता जो है शयन सोते रहते हैं, वो देवताओं की रात्रि रहती है। उस समय जब सूर्य दक्षिणायन तो उस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। देखिए ये आपका है उत्तरायण और ये है दक्षिणायन। यहाँ ड़ा है, यहाँ न है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरायण, उत्तरायण को ऐसे हुए और ये दक्षिणायन। अब एक चीज आप और समझ लें कि जैसे इसमें हमने बताया कि उत्तरायण का समय 15 जनवरी से 15 जुलाई होता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि उत्तरायण का समय जो है 21 दिसंबर से 21 जून भी रहता है। तो 21 दिसंबर से 21 जून उत्तरायण का समय रहता है और 21 जून से लेकर 21 दिसंबर तक, मतलब 20 जून या 21 जून से लेके या 21 या 22 जून से लेके 21-22 दिसंबर तक दक्षिणायन का समय होता है। तो 21-22 जून से लेके 21-22 दिसंबर या 21-22 दिसंबर से लेके 21-22 जून तक उत्तरायण, ये कब होता है उसको भी आप समझ लें। देखिए हमारा ये ज्योतिष जो है ये भारतीय ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष है। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार हमारे जो सूर्य देवता है वो 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब कि सूर्य देवता जब राशि में प्रवेश करते हैं तो ये कर्क राशि में तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी जो है ये कर्क रेखा पर 15 जुलाई को ही सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। इसीलिए उसमें हम कर्क संक्रांति, एक आपका कर्क संक्रांति है और ये देखिए आपका मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति पर हमारे सूर्य देव की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
तो उस समय कर्क संक्रांति होती है। और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव दक्षिण होते होते फिर 6 माह के बाद मकर राशि पर, मकर राशि जब आती है तो मकर रेखा पर हमारे सूर्य देव की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब? 14 या 15 जुलाई, 14 या 15 जनवरी को। तो इस समय आपकी मकर संक्रांति होती है। यही 2 संक्रांति है जिसमें कि सूर्य की किरणें सीधी उस रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 15 जुलाई, 14-15 जुलाई के आसपास सीधी पड़ती हैं। और मकर राशि में सूर्य की किरणें जो है 14-15 जनवरी के आसपास सीधी पड़ती हैं। और 6 महीने में, जैसे जब आप सीधी पड़ेंगी किरणें, उसके बाद 6 महीने में चलते चलते जब जाके मकर राशि आते आते तब वो किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। एक तो ये कारण है कि इसलिए जो है ये उत्तरायण सूर्य जो है 14 या 15 जनवरी से 14 या 15 जुलाई तक सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं 6 माह, और उसी तरीके से दक्षिणायन रहते हैं। ये हमारा भारतीय ज्योतिष है जिसको कि हम निरयन पद्धति कहते हैं। अब हमारा दूसरा है पाश्चात्य ज्योतिष। पाश्चात्य ज्योतिष में जो है ये माना जाता है कि सूर्यदेव उत्तरायण जो है 21 दिसंबर को होते हैं। उसको हम शयन पद्धति उसमें बोलते हैं, शयन पद्धति या पश्चात ज्योतिष। उसमें यह माना जाता है कि हमारे सूर्यदेव जो है 21 दिसंबर को ही उत्तरायण होते हैं। 21 दिसंबर, 21-22 दिसंबर से लेकर 21-22 जून तक उत्तरायण रहते हैं। उसी तरीके से 21-22 जून से लेकर और 21-22 दिसंबर तक दक्षिणायन रहते हैं। ये पाश्चात्य ज्योतिष या शयन पद्धति में ये माना जाता है। लेकिन हमारे भारतीय पद्धति में यही माना जाता है कि 14-15 जनवरी को ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और वास्तव में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 14-15 जनवरी को ही सीधी पड़ती हैं और फिर उसके बाद कर्क रेखा पर ये 14-15 जुलाई को सीधी पड़ती हैं। तो एक 6-6 महीने पर ये सूर्य की किरणें जो है इन दोनों संक्रांति में सीधी पड़ती हैं। इसीलिए ये जो है दक्षिणायन 6 महीने और 6 महीने उत्तरायण होता है। और हमारी जो मकर राशि है, जब ये सूर्य उत्तरायण हो जाता है इस समय को शुभ माना जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति जो है सबसे अच्छी संक्रांति होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि राशि हमारी 12 राशियां हैं और इसी को हम 12 सौर मास कहते हैं जो कि सूर्यदेव पर आधारित है। इसमें 2 अयन है। अयन कितने हैं? 2। एक दक्षिणायन है और दूसरा उत्तरायण। एक अयन का समय 6 मास के बराबर होता है। एक अयन बराबर 6 मास होता है। आप देखिए एक राशि में 2.25 या 2.5 नक्षत्र आते हैं। जैसे आपकी राशि है और नक्षत्र, राशि का नक्षत्र से संबंध है, तो एक राशि में जो है 2.25 या 2.5 नक्षत्र आते हैं। आप जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक राशि के अंदर जो है 2.25 या 2.5 नक्षत्र आते हैं। अब आप देखिए सौर मास क्या होता है। सौर मास तो आप जानते हैं जो राशियां हैं वही सौर मास भी हैं। लेकिन आप यहां देखिए सौर मास, सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह मेष राशि से लेकर मीन राशि तक भ्रमण करते हैं। सूर्यदेव को हम ग्रहों का राजा कहते हैं। ये मेष राशि से लेकर क्रम से मीन राशि तक भ्रमण करते हैं। इसी तरह ये चक्री क्रम में चलता है। सूर्य 1 महीने के अंतराल में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। 1 महीने के अंतराल में, जैसे 30 दिन और 29 दिन, 27 दिन, 32 दिन, 31 दिन, इस तरीके से अंतराल में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसी दिन से सौर मास का नया महीना शुरू होता है। और जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो सौर मास का दूसरा महीना, जैसे पहला सौर मास का महीना मेष है तो दूसरा वृषभ हो जाएगा, तीसरा जो है मिथुन। इस तरीके से नया महीना शुरू होता है। इसे सूर्य संक्रांति कहते हैं। सूर्य संक्रांति का मतलब कि जब सूर्य भ्रमण करते हैं या प्रवेश करते हैं तो उसको हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। इस प्रकार 12 सौर मास होते हैं और सौर मास के 9 वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। मकर संक्रांति जिस दिन होती है उसी दिन सौर नववर्ष माना जाता है। सौर नववर्ष की शुरुआत, जैसे नववर्ष आपको बताया था कि हिंदू नववर्ष क्या होता है, भारतीय नववर्ष क्या होता है, अंग्रेजी नववर्ष क्या होता है, इन सब के बारे में हम पूर्व वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब देखिए आपका एक है सौर नववर्ष। सौर नववर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। क्या है? सूर्यदेव मकर राशि में 14-15 जनवरी को 14 या 15 जनवरी को प्रवेश करते हैं। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है और सौर नववर्ष प्रारंभ होता है। उसी दिन से जो आपका सौर नववर्ष प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति के दिन से 14-15 जनवरी से जो है सौर नववर्ष प्रारंभ होता है। इस सबसे अच्छी संक्रांति है मकर संक्रांति। सौर मास प्रायः 30-31 दिनों का होता है। सौर मास जो है प्रायः 30-31 दिन का होता है। कभी कभी 29 या 32 दिन का भी होता है। कभी कभी आपका 29 और 32 दिन का भी होता है। इस तरीके से ये सौर मास
एक सौर मास का औसत, जैसे आप देख रहे हैं कभी 30 दिन कभी 31 दिन, तो एक सौर मास का औसत समय क्या है 30.44 दिन। मतलब एक सौर मास, मान लीजिए कि एक सौर मास का समय कितना होता है, तो समझ लीजिए 30.44 दिन औसत रूप से एक सौर मास का औसत समय जो है 30.44 दिन होता है। और एक सौर वर्ष का समय कितना होता है, एक सौर वर्ष का समय 365.2422 दिन। एक सौर वर्ष, पूरा एक सौर वर्ष कितना होता है 365.2422 दिन एक सौर वर्ष का समय होता है। इसी को आप 365 सही 1/4 दिन भी बोल सकते हैं, या 365 दिन 6 घंटा भी कह सकते हैं। इसी को आप, ये 6 घंटा एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 365.2422 दिन है, लेकिन एग्जैक्ट के रूप में हम मान लेते हैं 365 से 1/4 दिन, या 365 दिन 6 घंटे। इसी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, 45 दशमलव कुछ सेकंड होता है, इसी को 46 सेकंड मान लिया जाता है। इस तरीके से एक सौर वर्ष का समय कितना है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये आपका एक समय लिख दिया गया, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक सौर वर्ष का समय कितना होता है। सौर वर्ष है क्या, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा का समय। पृथ्वी जो है सूर्य का, आप अभी आपने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक परिक्रमा का समय जो है वही एक सौर वर्ष का समय होता है। ये आपका 365 दिन के बराबर है। इसी को हम 365 से 1/4 दिन, 365 दिन 6 घंटे, या इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो आपने देखा सौर मास क्या होता है, सौर नववर्ष क्या होता है, मकर संक्रांति क्या है, सौर मास का औसत समय क्या है और सौर वर्ष का औसत समय। अभी इसके पूर्व वीडियो में चंद्र मास बताया था, तो उसमें हमने चंद्र मास का भी औसत समय बताया था और चंद्र वर्ष का भी समय बताया था, पूरा डिटेल में बताया था, वहां से आप उसे देख लेंगे। और देखिए राशि क्या होती है और सौर मास क्या होता है, उसके ग्रह ये हमने आपको बताया, ये पूरा हमने आपको डिटेल में बताया। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।